अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम टॉपिक करेंगे चार्ल्स लॉ। लेंथी टॉपिक है ये। जो टॉपिक है आपका चार्ल्स लॉ, ये हम दो वीडियोस में कवर अप करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकली फॉर्म, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन चीज़ों को पढ़ने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली बॉयज लॉ की वीडियो लाजमी देखिएगा। दो वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनको लाजमी देखें, क्योंकि बेस वही है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको चार्ल्स लॉ की समझ नहीं आएगी। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। अब वीडियो अगर लेंथी भी हो जाए तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान से सुनना है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आप कंप्लीट वीडियो को सुन लेते हैं तो आपको कभी जिंदगी में, जब तक आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपको कभी भी चार्ल्स लॉ नहीं भूलेगा। अब एक बात बताएं, जब हमने बॉयज लॉ से पहले गैस लॉज डिस्कस किए तो मैंने आपको बताया कि जब बॉयज लॉ हमने डिस्कस किया है तो हमने बॉयज लॉ में ये पढ़ा कि दो चीजें आपकी कांस्टेंट होंगी, दो चीजें आपकी वेरिएबल्स होंगी। जैसे बॉयज लॉ में देखें, बॉयज लॉ में ये था कि चार चीजें एक्चुअल में गैस के रिलेटेड जितने भी पांच लॉ है ना, तो उनमें आपको चार चीजें मिलेंगी। नंबर एक वॉल्यूम, नंबर दो टेम्परेचर, नंबर थ्री आपके पास एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर चार प्रेशर। तो आपने ये पढ़ा कि वॉल्यूम और प्रेशर बॉयज लॉ में क्या थे? वेरिएबल थे। वेरिएबल्स मींस होता है कि ये चेंज होंगे। लेकिन ये जो आपके पास टेम्परेचर और ये है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, जिसको अमाउंट ऑफ गैस भी कहते हैं, ये आपके पास हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट। लेकिन हमारे इस टॉपिक में चार्ल्स लॉ में कौन कौन सी चीजें वेरिएबल होंगी, कौन सी चीजें कांस्टेंट होंगी, इनको देखते हैं। देखो, चार्ल्स लॉ में आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे, जो चीजें चेंज होंगी, वो होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर ये आपके होंगे चेंज, यानी कि वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या रखेंगे? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। ओके। अब ये चार्ल्स लॉ एक्चुअल में एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था। फ्रेंच मींस फ्रांस का साइंटिस्ट था। ओके ना स्टूडेंट्स? इसने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे? दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड, मुतारिफ करवाया, बाय जैक्वियस चार्ल्स। ओके स्टूडेंट्स? अब दिस लॉ या इट लॉ इज क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में रिलेशनशिप है किसके दरमियान? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। सारी चीजें सेम बॉयज लॉ जैसी हैं, सिर्फ मैंने आपको क्या कहा? बॉयज लॉ में जो वेरिएबल्स थे वो वॉल्यूम और प्रेशर था। यहाँ पे जो चीज तब्दील होगी, यहाँ पे वो वेरिएबल वॉल्यूम तो होगा चेंज, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट आ गया, टेम्परेचर आपका चेंज होगा। ओके, तो अब इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। एक्चुअल में बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर आम तौर पर ना डेफिनेशन डेफिनेशन हमसे पूछी जाती हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों लिखा जाता है जब ला आते हैं? तो ला आए या प्रिंसिपल आपके से शेयर किया जाए तो याद रखना, उसकी डेफिनेशन नहीं होती, उसकी स्टेटमेंट होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ये लें। सॉरी, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of the volume of given mass of gas is directly proportional to its
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब आप ये कहेंगे सर आपने तो टेम्परेचर बोला था, ये आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों लिख रहे हैं, बताते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखें सारी डेफिनेशन बिल्कुल सेम, सारी डेफिनेशन है, सिर्फ क्या है कांस्टेंट वहां पे था बॉयज लॉ में कांस्टेंट क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट था आपके पास अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि मैस ऑफ गैस, यानी कि मोल्स ऑफ गैस। लेकिन यहाँ पे वही चीज कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट सेम है लेकिन एक कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे चार्ल्स लॉ में डिफरेंट हो गया। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पे डिफरेंट हुई है, क्या, बॉयज लॉ में जो वॉल्यूम था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। और ये टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ क्या है, ये टेम्परेचर आपका आम टेम्परेचर नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है इसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर को देखने से पहले यहां पे लिखते हैं एक हेडिंग मैथमेटिकली फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कि इसको ना मैथ की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने खत्म करना है तो v इज इक्वल टू के टी। ओके स्टूडेंट्स, अब k हमने k की वैल्यू चाहिए, याद है हमने पीछे पीछे भी k की वैल्यू आइडेंटिफाई की थी मैथमेटिकली फॉर्म में, जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा। तो यहाँ पे अब t जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ जाएगा तो v के नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा, जो कि मैथ का रूल है v ओवर t इज इक्वल टू k। ये आपकी क्या बन गई मैथमेटिकली फॉर्म। अब यहां से एक और डेफिनेशन बनती है जहां मतलब स्टेटमेंट बनती है, मतलब डेफिनेशन बनती है, जैसे बॉयज लॉ में एक और डेफिनेशन बनी थी ना, वहां पे क्या थी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा ही था ना। अब यहां पे देखो, यहां पे एक सेकंड स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट की हेडिंग दूंगा स्टेटमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, द, अब प्रोडक्ट नहीं, ये देखो वीओ टी आपस में क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो आप रेशो का वर्ड लिखोगे, द रेशो ऑफ गिवन मैस, सॉरी गिवन द, सॉरी एक मिनट, द प्रोडक्ट, द रेशो ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ the ratio of the ratio of volume of given mass of gas and absolute temperature at constant pressure। ये लें जी स्टूडेंट्स, क्या कि ये एक रेशो है, क्या ये के क्या है, ये के एक रेशो है बिटवीन, किसके बराबर है रेशो, ये किसके बराबर है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बराबर है। तो द रेशो ऑफ वॉल्यूम एट गिवन मैस ऑफ गैस, यानी कि मैस का, गैस का जो मोल है, यानी कि गैस की जो मुकदार है वो सेम है, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, जब ये कांस्टेंट प्रेशर हम रखेंगे तो ये ऑलवेज, ये हमेशा आएगा ऑलवेज कांस्टेंट, या ऑलवेज सेम भी लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि यहां से ना एक बात आप सीखें, जब हम लिखते थे ना बॉयल्स लॉ में, मैं बॉयल्स लॉ को क्यों बार बार रिवाइज कर रहा हूं, वजह यह है कि क्योंकि उससे आपको कंपैरिजन करूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगी। हम लिखते थे पी वी इज इक्वल टू के, ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स, यानी कि पी और वी की जब अमाउंट्स को हम मल्टीप्लाई देते थे ना, तो के की जितनी भी वैल्यूज आती थी ना, चाहे पी वन वी वन से आ रही है, चाहे पी टू वी टू से आ रही है, तो के की जितनी भी वैल्यूज आती थी वो हमने एक्सपेरिमेंट की वजह से प्रूव किया कि वो आती थी टू टू टू, ऐसा ही है। अब यहाँ पे जब हम ना चार्ल्स लॉ में जब v ओवर टी, v की एक वैल्यू पुट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे t की एक वैल्यू से, तो याद रखिएगा v1 ओवर t1 और v2 ओवर t2 या v3 ओवर t3 होगा, वो हमेशा एक ही हमें जवाब देगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इसको, इस रिलेशनशिप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर T2 इज इक्वल टू के, ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स। तो मैं अगर इसको ऐसे ही आपको समझाऊं क्या, कि K इज इक्वल टू आपके पास हो सकता है V1 ओवर T1, K इज इक्वल टू आपसे हो सकता है V2 ओवर T2,
K इज इक्वल टू आपसे हो सकता है V3/T3, है ना, जैसे हमने पिछली दफा बॉयज लॉ में भी पढ़ा क्या, K इज इक्वल टू P1V1, K इज इक्वल टू P2V2, K इज इक्वल टू P3V3। तो हम इन तीनों को जब हमने किया तो K का एक ही आंसर आया विच इज 2 ऐसा ही है। तो हम फिर हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया था P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3। तो क्या हम इसको नहीं ऐसे लिख सकते कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू K, आगे आप V3/T3 इज इक्वल टू K भी लिख सकते हैं अगर आप 3 दफा इस एक्सपेरिमेंट को करना चाह रहे हैं। ओके ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एक्चुअल में ये भी आपके पास क्या है, एक मैथमेटिकली ही फॉर्म है किसकी, चार्ल्स लॉ की। ओके स्टूडेंट, अब ये आपके पास आ गई मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहां से ना एक्सपेरिमेंट को वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने से पहले ना अब आपको समझाता हूं कि ये जो हमने एक टर्म पढ़ी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, व्हाट इज इट्स मीनिंग, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, अब इसको देखते हैं। चलें, एब्सोल्यूट, मैंने यहां पे हेडिंग दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ना स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, काइंडली बहुत गौर से समझिएगा, आपकी ना कंसंट्रेशन लूज नहीं होनी चाहिए। अब देखें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ना समझने से पहले मैं आपसे ना एक एमसीक्यूज करता हूं जो कि आपको आता भी है पेपर में। देखिएगा, मैं कहता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं कहता हूं नीचे दिए गए कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नंबर 1 देखें 72 केल्विन। नंबर 2 देखिएगा 0 सेंटीग्रेड। नंबर 3 देखिएगा या नंबर सी देखिएगा। ओके, नंबर 3 भी आपके पास आ जाएगा -273.1 सेंटीग्रेड। और नंबर 4 और लास्ट वन पे देखिएगा आप अपना -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बताएं कौन सा इसमें से एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, नॉट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बहुत से स्टूडेंट्स आपसे आपके अंदर जो बैठे होंगे ना वो ये कहेंगे सर नंबर सी या नंबर बी को कहेंगे या नंबर डी को कहेंगे और ज्यादातर नंबर सी को कहेंगे विच इज -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, डिग्री सेल्सियस। नहीं स्टूडेंट्स, ये सही नहीं है। ये टेम्परेचर तो है लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका क्या है, 72 केल्विन। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका क्या है, 72 केल्विन। अब याद रखिएगा ये क्यों, ये ओरली बात नहीं आपसे डिस्कस की, एक्चुअल में ना इस चीज को आप डेफिनेशन से समझोगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है देखें, अब यहां पे आप वर्ड यूज करोगे डेफिनेशन का, क्यों, क्योंकि ये आपके पास एक टर्म्स है। डेफिनेशन, द टेम्परेचर विच इज measured on Kelvin scale इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको कहते हैं जो हमेशा केल्विन स्केल पर मेजर किया जाए। आपको पता है स्केल 3 किस्म के होते हैं, मतलब आपने ना अगर टेम्परेचर को मालूम करना है ना, डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, तो याद रखिएगा 3 किस्म के आप स्केल यूज कर सकते हैं। नंबर 1 केल्विन, नंबर 2 सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड वाला, नंबर 3 फ़ारेनहाइट वाला। तो जो टेम्परेचर आपने केल्विन स्केल की मदद से लिया होगा उसको आप कहोगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चाहे वो, इसका ये मतलब नहीं ये 72 एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, नहीं, ये एब्सोल्यूट यही नहीं है, मतलब केल्विन से लिया हुआ क्या पता कोई और भी केल्विन से लिया हुआ टेम्परेचर वो भी आपका एब्सोल्यूट ही कहलाएगा। ओके, वो 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की मैंने आपको टर्म्स बता दी। अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की मदद से ना हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से ये चीज जो हमारे पास आया ना V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू K, ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों का जवाब है ना वो सेम आएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम बॉयज लॉ में भी किया, तो हमने किया एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा, ये लें जी, एक मेरे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये गैस कोई भी आपके पास हो सकती है, फर्ज करें ये गैस आपने जितने मोल्स लेनी है वो आपने ली 1 मोल। ओके, अमाउंट ऑफ गैस ये हमने क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। अब आप ये बात तो जान चुके हैं।
ओके। अब इसके साथ एक मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर आपने हमें पिछली दफा क्या अप्लाई किया था, प्रेशर, हमने यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई करना है और प्रेशर आपने रखा 76 टोर, या आप यहाँ पे 760 टोर भी रख सकते हैं। ओके, मैंने लिखा 76 टोर। अब ये मैंने चेंज नहीं करना क्योंकि आपको पता है चार्ल्स लॉ आपको कहता है आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर और स्टूडेंट आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। तो जब आपने फार्मूले की सॉरी जब आपने एक्सपेरिमेंट किया ना तो आपके पास ना जो वॉल्यूम आया ना, वॉल्यूम आपके पास आया V इज इक्वल टू आपके पास आया 4dm3, और टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये आया वो टेम्परेचर आपका था टेम्परेचर 300 केल्विन। आपको पहले बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट होगा, जो चार्ल्स लॉ ने किया है ये एक्सपेरिमेंट, ये उसने केल्विन स्केल को यूज किया है। ओके ना स्टूडेंट्स, अब देखो इसका मतलब अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को 2 दफा परफॉर्म करना है या एक से ज्यादा दफा परफॉर्म करना है तो मैं इसको V और T नहीं लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा V1 मेरे पास क्या आया है, V1 मेरे पास इज इक्वल टू आया है 4dm3 और T1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया है 300 केल्विन। अब फार्मूले में पुट करें V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K। अब V1 की अमाउंट क्या है 4 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू आपके पास आता है 0.013। ये आपके पास आंसर आएगा K का। लेकिन जी K का पहली दफा ये आंसर आया। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां से ना इसके सिलेंडर के नीचे हीट दी, जैसे ही मैंने हीट दी तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस हुई मॉलिक्यूल के अंदर, और ये ना मॉलिक्यूल जो गैस के था ये स्पीडली मूव होना शुरू हो गए। ओके, जैसे ही स्पीडली मूव होना शुरू हो गए तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अब आपको पता वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या बताएं, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे सर डिक्रीज करेगा, नहीं इंक्रीज करेगा। वजह क्या है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं V2 जो मेरे पास आया, V2 जब मैंने इसको बढ़ाया प्रेशर को तो V2 मेरे सॉरी प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा, तो जब मैंने हीट दी तो V2 जो है मेरे पास वो कितना आ गया, वो आ गया स्टूडेंट्स, डबल कर लेते हैं चलें, तो 4 का डबल करें 8dm3, और T2 मेरे पास आया इसको भी डबल कर लेते हैं क्योंकि ये भी बढ़ेगा तो एक चीज डबल बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी डबल बढ़ेगी 600 केल्विन। अब इस फिगर के अंदर पुट करते हैं क्या, V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। V2 आपके पास कितना है 8 डिवाइडेड बाय K कितना है 600, तो इसको करेंगे ये भी आएगा 0.013। तो स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे नोटिस किया क्या कि K की वैल्यू जब आप लेते हो V1 T1 में तब भी आपके पास 0.013, जब K की वैल्यू V2 T2 में लेते हो दोबारा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो तो तब भी आपके पास क्या आता है 0.013। सो ये जो रिलेशन है आपके पास V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि K की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यही चीज आपने किस में लिख दी है, इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट के थ्रू आपने यहाँ पे लिख दी है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा इस टॉपिक के अंदर लास्ट हमारी जो टर्म्स रहेगी है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम करेंगे एब्सोल्यूट जीरो की बात। अब देखें, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की, और एब्सोल्यूट जीरो को बहुत से बच्चे एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझना शुरू कर देते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो हम केल्विन स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना, यहां से आपने बहुत तवज्जो से देखना है। अगर आप इसको तवज्जो से एब्सोल्यूट जीरो को तवज्जो से समझ लिया ना तो मैं श्योरिटी से आपको कहता हूं आपको ये कभी दोनों जो टर्म्स हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो इसको आप कभी भी मिक्स अप नहीं करोगे। ठीक है, तो बहुत तवज्जो से समझिएगा, मैं इंतहाई इजी वे में कोशिश करूंगा समझाने की। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, देखें मैं डेफिनेशन के ऊपर जाने से पहले ना आपसे ना एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि एब्सोल्यूट जीरो जो है ना, ये भी मैं कहता हूं कि वही टेम्परेचर होगा जो हम मेजर करेंगे किसमें, केल्विन में। तो क्या इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह लिखेंगे, डेफिनेशन तो मैं लिखता हूं जीरो ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ये मैंने ना बहुत ही इजी
वे में आपको एक डेफिनेशन बताई है, अक्सर स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको समझना है आपने, जो चीज अब मैंने आपको बताने लगा हूं। ये देखें, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ना, मैंने जब यूनिट्स ऑफ प्रेशर का टॉपिक बताया था ना, तो आपको बताया था कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, टकराने के बाद ये इनके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फोर्स ताकत लगाएंगे तो कंटेनर की या सिलेंडर की दीवारों से भी टकराएंगे, तो इसका मतलब है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। याद रखिएगा, जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं ना फोर्स की मदद से, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी तो उसको मैं कहूंगा कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो दो तरह से होती है। ये बात को अब आपने ना लाजमी से देखना है। एक चीज आपके पास होती है टेम्परेचर, एक चीज आपके पास होती है हीट। लेकिन इन दोनों में फर्क होता है स्टूडेंट्स, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स को ये फर्क का नहीं पता चलता, टेम्परेचर और हीट में क्या फर्क है। ओके ना? अब देखिएगा ध्यान से, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना ड्यूरिंग फोर्स, जब इन गैस के मॉलिक्यूल्स ने फोर्स लगाई और इनकी स्पीड बढ़ गई, तो मैं यहां पे लिखता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू हीट। उसको हम कहते हैं कि वो उस मॉलिक्यूल ने क्या प्रोड्यूस किया? हीट प्रोड्यूस किया। लेकिन अब इसी टोटल का हम एवरेज ले लें तो वो क्या होगी? एवरेज ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू टेम्परेचर। अब देखिएगा ध्यान से, जो टोटल एनर्जी इस गैस मॉलिक्यूल्स ने प्रोड्यूस की ना, वो है हीट, इस गैस मॉलिक्यूल्स की हीट के बराबर है। अगर इसी गैस मॉलिक्यूल्स की टोटल का हम एवरेज ले लें, टोटल जो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की है ना फोर्स लगा के, अगर हम उनका एवरेज ले लें या कुलियन की मदद से जो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस किया, तो वो एवरेज किसके इक्वल होगा? टेम्परेचर के इक्वल होगा। ओके, अब देखिएगा, ये जो इनके अंदर जो हीट थी, मतलब जो हीट थी, टेम्परेचर था, वो था 0 सेंटीग्रेड के ऊपर ये मूव कर रहे थे, ठीक है, जो कि एक बहुत मतलब काफी है इनके लिए। अब ये 0 सेंटीग्रेड के ऊपर जब स्टूडेंट्स इन्होंने मूव किया ना, तो मैंने ना टेम्परेचर को किया डिक्रीज, मैंने किया पहले -10, फिर मैंने ना यही अमल किया -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर मैंने किया -30। अब मैं करता जैसे ही मैं इसको माइनस में करूंगा ना, 0 से जब मैंने -10 में ये काम परफॉर्म करूंगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी स्लो डाउन होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स कम लगेगी। जैसे ही हम, अब ये माइनस करने का मतलब क्या है? माइनस करने का मतलब है कि आप ना अब इनको गैस मॉलिक्यूल्स को ठंडा कर रहे हो, ठंडा होने के लिए आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब आप इनके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, अब इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया आपने। अब एक वक्त ऐसा आएगा, जैसे ही आप मतलब मजीद -10 से 20 -20 -30 -40 -50 करते जाओगे, तो ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद ये कभी भी मूव नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मैंने क्या किया कि एक टाइम में ये क्या हो गए? स्टॉप कर देंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ओके, अब वो जो सिचुएशन, मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये प्रोड्यूस करें, जिसके ऊपर ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, बिल्कुल स्टॉप कर देंगे अपने इस प्रोसीजर को, वो होगा आपका 0 केल्विन। वो जो है वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा? 0 केल्विन। 0 केल्विन मींस क्या? अब आपको कि सर ऊपर देखें, ये सेंटीग्रेड में आप समझा रहे हैं, नीचे आपने कह दिया कि वो होगा 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब ये है कि जब इनका टेम्परेचर, जब ये 0 सेंटीग्रेड से ना -273.1 सेंटीग्रेड
तक मैं टेम्परेचर इसका लेके जाऊंगा ना 0 सेंटीग्रेड से इन गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर अप्लाई करूंगा 200 नहीं, 250 नहीं, 273.1 जब टेम्परेचर अप्लाई करूंगा ना इनके ऊपर, तो याद रखिएगा मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर इनको ठंडा होने दूंगा, तो याद रखिएगा ये आपका क्या किसके इक्वल हो जाता है, ये 0 केल्विन के इक्वल हो जाता है। और 0 केल्विन के इक्वल होने का मतलब क्या है, 0 केल्विन के इक्वल होने का मतलब है कि एब्सोल्यूट जीरो, ये है एब्सोल्यूट जीरो। और अगर मैं फर्ज करें फ़ारेनहाइट से इस टेम्परेचर को मेजर करता हूं जो कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर कब आपको ये जीरो एब्सोल्यूट जीरो मिलेगा, वो मिलेगा जब आपका -459 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जब आप टेम्परेचर के ऊपर इन गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो इस वैल्यू पे जाके फ़ारेनहाइट के स्केल के इस वैल्यू पे जाके ना वो क्या होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स स्टॉप हो जाएंगे। और इस वैल्यू को आप कहोगे कि ये जो मेरी वैल्यू है ना -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इक्वल है 0 केल्विन के। ओके, तो 0 केल्विन जब भी आपको स्केल के ऊपर मिल जाए किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू, और वो टेम्परेचर किसी भी गैस मॉलिक्यूल के ऊपर हमने अप्लाई किया हो, तो वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं कहलाता, वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। तो यहां से आपने क्या सीखा, अगर टेम्परेचर हमें आए 72 केल्विन तो वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर हमें टेम्परेचर आ जाए हमारे केल्विन स्केल के ऊपर 0 केल्विन, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट जीरो है। ओके, अब आपने ना एक चीज लाजमी अपने माइंड में रखनी है, क्या, वो अक्सर आपको पेपर में कहता है 0 केल्विन किसके इक्वल है, मतलब सेल्सियस में अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल है, आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के, और वो कहीं फ़ारेनहाइट पे किसके इक्वल है, तो आप कहोगे -459 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से एक दो और एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं कहता हूं केल्विन, आगे कोमा डाल के लिखता हूं डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपसे वो ये पूछता है, वो कहता है केल्विन के ऊपर डिग्री का साइन क्यों नहीं लिखा जाता, हालांकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री का साइन क्यों लिखा जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें आंस करते हैं ना, वो दो तीन तरह के ना आंस आपसे करेंगे। वो क्या, वो नंबर वन कहेंगे सर केल्विन के ऊपर ना डिग्री का साइन इस वजह से नहीं आता क्योंकि ये जो सेंटीग्रेड और आपके पास फ़ारेनहाइट है ना, ये दो साइंटिस्ट का नेम है, इस वजह से। नहीं स्टूडेंट्स, केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नेम है। या वो स्टूडेंट्स इस तरह का आंसर कहते हैं, वो कहते हैं सर केल्विन क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है तो उसके ऊपर डिग्री का साइन नहीं आता, ये दोनों साइंटिस्ट के नेम नहीं है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, तो इनके ऊपर इस वजह से लिखा जाता है। नहीं स्टूडेंट्स, ये तीनों जो हैं, ये तीनों स्केल जो हैं, वो तीनों साइंटिस्ट के नेम के ऊपर हैं। ओके, तो हम केल्विन के ऊपर डिग्री का साइन क्यों नहीं लगाते, इस वजह से देखिएगा, अगर आपके पास हो ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 से मैंने इसको कम कर सकता हूं -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -20, -30 एंड सो ऑन। ओके, अगर मेरे पास हो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ -10 डिग्री फ़ारेनहाइट, -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चेंज कर सकता हूँ इसको, जो मैंने वैल्यू आपको बताई थी -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब लेकिन मैं केल्विन जो कि मेरे पास 0 केल्विन है, इसको मैं कभी भी नेगेटिव में नहीं मेजर कर सकता, इस स्केल की मदद से मैं कभी भी वैल्यूज को नेगेटिव में यानी कि बिलो द जीरो में कभी भी नहीं इस स्केल के ऊपर जा सकता। इस वजह से हम केल्विन के ऊपर डिग्री का साइन नहीं यूज करते। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये इसके ऊपर डिग्री का साइन इस वजह से नहीं आता केल्विन के ऊपर क्योंकि ना ये हम एक ऐसा यूनिट है, मतलब टेम्परेचर का जो यूनिट है ऐसा यूनिट सर वो केल्विन है। नहीं, ये बात नहीं। अच्छा, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर के ऊपर हमें, इसका मतलब है मीटर है, तो मीटर के ऊपर भी हमें डिग्री का साइन, या लेंथ के ऊपर भी हमें डिग्री का साइन अप्लाई करना चाहिए। वो बात नहीं, बात यही है जो मैंने अभी आपसे शेयर की। अब देखें, जब हम केल्विन में टेम्परेचर को मेजर करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स हम कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम आम टेम्परेचर यानी कि सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे स्मॉल टी का, जो अक्सर आपको
अपने क्वेश्चंस में भी लिखा जाता है। जब आपको ना न्यूमेरिकल करते वक्त या आपको मतलब कोई भी कंसेप्ट समझते वक्त दो टी का इस्तेमाल हो रहा हो, जिसमें एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, तो कैपिटल टी से मुराद टेम्परेचर है, स्मॉल टी से भी मुराद टेम्परेचर है। लेकिन कैपिटल टी जो है ये वो टेम्परेचर है जो केल्विन स्केल से लिया हुआ है, और स्मॉल टी वो टेम्परेचर है जो हमने फ़ारेनहाइट या हमने सेंटीग्रेड स्केल से लिया हुआ है। ये आपका एक फुली कंसेप्ट था आपका। इससे चार्ल्स लॉ से नेक्स्ट वीडियो में आपकी इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझाऊंगा। इंतहाई इजी वे में मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अल्लाह करे आपके पेपर्स प्लस आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह।